आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल कोचिंग में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यू लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे साथ अधिकांश ऐसा होता है कि हम टॉपिक को तो अच्छे से रट लेते हैं, लेकिन यदि एग्जामिनर एक आसान से क्वेश्चन को भी घुमा फिरा कर पूछ ले तो हमें वही पता नहीं होता है, ठीक है, कि उसे कैसे सॉल्व करना है, हम ये नहीं जान पाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ। इससे आप ये जान पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है और कैसे उसे सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों ही भाषा की इकाई हैं, लेकिन कैसी इकाई हैं, आइए अब हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यदि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी जाए तो वो होगी आपकी ध्वनि। और शब्द अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द, और भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वाक्य। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई है वर्ण। मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या है 9, 11, 13, 15। ठीक है, तो मानक हिंदी वर्णमाला, मानक अर्थात की प्रमुख हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या है 11। देवनागरी संख्यावाची चिन्ह है। ठीक है, जब आप संख्या लिखते हैं तो उसे किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, 0 से या 1 से? ठीक है, 0 से, तो देवनागरी संख्यावाची चिन्ह है 0। है निर्नुनासिक स्वर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले। ठीक है, उन्हें कहा जाता है निर्नुनासिक स्वर। आपके पास ऑप्शन है आ, ओ, ए। ठीक है, ये जो तीनों स्वर हैं इनमें जो ध्वनि आ रही है वो नासिका की आ रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? आ, ए आंसर इसका सही होगा। ह्रस्व और दीर्घ प्लुत भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किस चीज़ के भेद हैं? स्वर के भेद हैं, व्यंजन के भेद हैं, संज्ञा के भेद हैं या फिर सर्वनाम के? ठीक है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद हैं स्वर के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व शब्द का मीनिंग होता है कम, अर्थात ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, और इसमें स्वर आते हैं हमारे अ, ई, उ और री। ठीक है, 4 स्वर आते हैं ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगे। दीर्घ शब्द का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा। इसमें स्वर आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और एक अंग्रेजी वर्ण है आपका आ। ठीक है, जिसके ऊपर आपका चंद्र लगा होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्ण आ, ये भी दीर्घ स्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर ख कौन सा वर्ण है? कंठ्य वर्ण है, दंत्य वर्ण है, औष्ठ्य वर्ण है या फिर तालव्य वर्ण है? अर्थात क का उच्चारण करते समय किस चीज़ के स्पर्श से जो है ख उच्चारण होता है? ख है आपका कंठ्य वर्ण। ठीक है, जो वर्ग आता है आपका क, ख, ग, घ, ण, वो है आपके कंठ्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर व्यंजन के हैं 2 भेद, अलप प्राण और महाप्राण। अलप अर्थात कम, महा अर्थात ज़्यादा। ठीक है, अलप प्राण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में या जिनका उच्चारण करते समय कम हवा मुंह से बाहर निकलती है, और महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ज़्यादा हवा मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है, श्वास या प्राण का मीनिंग यहाँ हवा से है। अलप कम, महा ज़्यादा। निम्न में से अलप प्राण हैं ग, घ, छ, झ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अलप प्राण क्या होते हैं। ठीक है, अलप प्राण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा बाहर निकलती है या फिर कम समय इनका उच्चारण करने में लगता है। आपके पास ऑप्शन है ग, घ, छ, झ।
ठीक है, अब आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं कि किनका उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है या फिर कम हवा मुंह से बाहर निकल रही है। ग, घ, छ, झ। ठीक है, घ, छ और झ, ये तीनों वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, अलग प्राण वर्ण होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण है। ठीक है, महा अर्थात ज़्यादा, प्राण अर्थात हवा। ठीक है, जिनका उच्चारण करते इसमें ज़्यादा हवा मुख से बाहर निकले उन्हें कहते हैं महाप्राण। आपके पास ऑप्शन है ठ, क, च, ज। ठीक है, तो ऐसे क, छ और ज, ये तीनों वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है या फिर इनका उच्चारण करते इसमें कम हवा मुख से बाहर निकलती है। तो सही आंसर होगा इसका ए, ठ। सघोष ध्वनि का चयन करें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सघोष ध्वनि या फिर सघोष वर्ण कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, घोषत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, सघोष और अघोष। ठीक है, अ का अर्थ लेते हैं हम नहीं के अर्थ में और स का प्रयोग करते हैं हाँ के अर्थ में। तो जिस भी शब्द के साथ स लगा होगा वहाँ मतलब कि आपका घोषत्व होगा। घोष शब्द का मीनिंग होता है कि स्वर तंत्री में कंपन होना। ठीक है, तो जहाँ स लगा है वहाँ कंपन होगा, जहाँ अ लगा है वहाँ कंपन नहीं होगा। यदि आपको उस घोष ध्वनि का पता नहीं है कि कौन सी ध्वनि है तो यहाँ पर आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि किस ध्वनि में कंपन पैदा हो रहा है। घ, क, च, ख, च। ठीक है, जब आप क, ख और च का उच्चारण करें तो ये एकदम से उच्चारण हो रहे हैं और जब आप घ का उच्चारण करें तो थोड़ा इसमें कंपन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो घोष ध्वनि आपकी कौन सी होगी? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। आपके पास शब्द दिए गए हैं 4, इनमें से सही उज्ज्वल आपका किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सी, इसमें दोनों ज आधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी चुनिए। अभिष्ट, 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 अभिष्ट। ठीक है, इसमें से अभिष्ट किस तरह से लिखा जाता है, सही अभिष्ट कौन सा है? ठीक है, वही हमें चुनना है। तो सही है इसका आपका बी ऑप्शन, अभिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोटा शब्द है। ठीक है, लोटा किस प्रकार का शब्द है आपका? तत्सम का है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज? तो लोटा शब्द है देशज शब्द, देसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चांद शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो चांद शब्द है तद्भव शब्द। ठीक है, इसको पहचानने के दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या, आपका चंद्र का ही हिंदी रूप होता है चांद, और दूसरा मैंने आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताया था कि तत्सम या तत्सम, तद्भव कैसे पहचानने हैं। ठीक है, तो जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वो होता है आपका तद्भव, और जिसके ऊपर सिंपली अनुस्वार मतलब कि एक बिंदी लगी हो वो होते हैं आपके तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अखबार शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? ठीक है, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ख के नीचे क्या लगी, आपकी बिंदी लगी है। और जब मैंने आपको वर्ण वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जिन भी वर्णों के नीचे नुफ्ता लगा होता है, ठीक है, जो ये जो बिंदी है इसे कहते हैं हम नुफ्ता। जिन भी वर्णों के नीचे नुफ्ता लगा होता है वो आगत व्यंजन होते हैं, मतलब कि कहीं और से आए हुए, कहीं और से अर्थात विदेश से आए हुए। ठीक है, ये जो जहाँ भी जिन भी वर्ण के नीचे ये आपका नुफ्ता लगा होता है ये होते हैं अरबी फारसी के वर्ण। और एक आपको अभी बताया मैंने अंग्रेजी वर्ण आ, जिसके ऊपर चंद्र लगा होता है। चंद्र बिंदु नहीं, ओनली चंद्र लगाओ। ठीक है, वो अंग्रेजी वर्ण है आपका। ठीक है, तो जिस अब यहाँ पर सिंपल पहचानने के लिए आपको कि जिस वर्ण के नीचे आपकी नुफ्ता लगा है तो ये कौन सा वर्ण है? विदेशज वर्ण है, अर्थात विदेशी भाषाओं का ये वर्ण है। संतरा शब्द का संबंध है, अर्थात संतरा जो है वो किस भाषा का शब्द है? तुर्की का, पुर्तगाली का, फारसी का या फिर अरबी भाषा का? ठीक है, तो संतरा शब्द है पुर्तगाली से संबंध। ठीक है, संतरा शब्द का संबंध है पुर्तगाली से, या फिर संतरा शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकर शब्द है? ठीक है, संकर शब्द होते हैं जो आपके दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो भी नया शब्द बनता है उसे कहते हैं हम संकर शब्द। आपके पास ऑप्शन है पानदान, सामाजिक, गमला, वकील। पानदान शब्द आपकी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। पान शब्द है हिंदी भाषा का और दान शब्द है फारसी भाषा का, अर्थात हिंदी और फारसी के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना पानदान, वही शब्द आपका संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चार पाई शब्द है।
रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं जिनको यदि हम तोड़ें तो उनके सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं, और यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से या फिर शब्द और शब्दांश के मेल से बने हों, और योगरूढ़ शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हों। तो यहाँ हमारे पास जो चारपाई शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, चार और पाई। ठीक है, लेकिन ये यदि हम इसका सामान्य अर्थ लें तो क्या होगा, चार पाए, मतलब चार पैर। ठीक है, लेकिन विशेष अर्थ में हम इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, चार पाई। ठीक है, जो बैठने के लिए आपका यूज़ करते हैं या फिर सोने के लिए इस चीज़ का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो आपका चार पाई अर्थात चार पाई शब्द जो है वो आपका योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द का चयन करें। विकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक या पुरुष इत्यादि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द है जो इनमें से किसी एक के आधार पर परिवर्तित होता है। मैं का हो जाता है हम या मेरा। आज को यदि हम परिवर्तित करना चाहें तो तब भी ये नहीं होगा, यहाँ नहीं और नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो विकारी शब्द है आपका मैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये इतना पता चाहिए कि विकारी शब्द में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, विकारी शब्द में आपके चार शब्द आते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ आसानी से दिख रहा है कि मैं शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, अर्थात इसमें यही आपका विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अविकारी शब्द का चयन करें। अविकारी जो परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, नहीं। ठीक है, जो परिवर्तित नहीं होते हैं किसके आधार पर, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के आधार पर ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो परिवर्तित नहीं होता है। अच्छा शब्द है आपके पास विशेषण शब्द, लड़का शब्द है संज्ञा शब्द, जाना शब्द है आपकी क्रिया। ठीक है, तो कौन सा शब्द है कि आपके पास, कब। तो कब शब्द है आपका अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द और समानार्थी शब्द। गंगा किसका पर्यायवाची है, तो गंगा पर्यायवाची है भागीरथी का। आले आपका पर्यायवाची है भवन का, मारुत पर्यायवाची है पवन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ का विलोम शब्द। अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। अमृत का विलोम शब्द होगा विष, अमर का विलोम शब्द होगा मृत्य, अस्त का विलोम शब्द होगा उदय। ठीक है, तो अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, इति। ठीक है, अर्थ होता है आरंभ करना और इति का अर्थ होता है खत्म होना। आर्द्र का विलोम शब्द है, आर्द्र होता है गीला। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सूखा। सूखा किसके लिए बोलते हैं, शुष्क के लिए। ठीक है, तो आर्द्र का विलोम शब्द होगा शुष्क। अंधकार का आलोक, अंत का आदि, प्रदान का आदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनदार में कौन सा प्रत्यय है, लेन, दार, आर या र। ठीक है, लेनदार में प्रत्यय है आपका दार, क्योंकि जब भी हम किसी भी शब्द से प्रत्यय छांटते हैं तो उससे पहले वाला शब्द आपका एक पूरा शब्द होना चाहिए। यदि हम यहाँ से आर प्रत्यय निकालते तो लेन द, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। ठीक है, ये तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना। यदि र प्रत्यय निकालते हैं तो क्या होगा, लेनदा, ये भी आपका कोई अर्थ या मीनिंगफुल शब्द नहीं है। ठीक है, जब भी किसी भी शब्द से प्रत्यय छांटना है तो उससे पहले वाला शब्द आपका एक पूरा शब्द होना चाहिए या फिर वो कोई ना कोई सेंस देता हो। क्वेश्चन है, ल और व कौन सी ध्वनियाँ हैं, स्पर्श ध्वनि है, त्वर्ग है, ऊष्म ध्वनि है या फिर अंतस्थ ध्वनि है। ठीक है, ल, य, र, ल, ब आपने पढ़े होंगे, कैसी ध्वनियाँ हैं ये, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं स, श, श, ह, और स्पर्श ध्वनियाँ होती हैं जो क से म तक 25 वर्ण आते हैं, और त्वर्ग में आते हैं आपके त, थ, द, ध, न 5 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद हैं। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और
बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क और ग कौन सी ध्वनियां हैं? 1, 3, 5 कौन सी ध्वनियों में आते हैं? अलप प्राण में। महाप्राण में आते हैं हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। सघोष में आते हैं हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और अघोष में आते हैं हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। लेकिन हमारे पास यहाँ ध्वनियाँ दी हुई है पहली और तीसरी। वर्ग का क पहला वर्ण है और ग तीसरा वर्ण है, तो 1, 3, 5 आते हैं अलप प्राण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर में समास है। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर बहुव्रीहि है? सबसे पहले तो रसोई घर जो आपके पास समासिक पद दिया हुआ है उसका समास विग्रह करें। ठीक है, समास विग्रह करने पर हमें आंसर आपका अपने आप या खुद मिल जाता है। ठीक है, रसोई के लिए घर। अब यहाँ आपके पास दिया है के लिए, तो के लिए क्या है हमारे पास? कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह कौन से समास में प्रयुक्त होते हैं? तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिसमें केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा होती है जो संपूर्ण जाति का बोध करवाती है। और भाववाचक संज्ञा होती है जिनसे जो हमारे भावों से जुड़ी हुई है, अर्थात इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जिन भी वस्तुओं से आपकी नई चीज़ें निर्मित होती हैं उन्हें कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मनुष्य में कौन सी संज्ञा है? मनुष्य शब्द जो है वो संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध करवा रहा है, तो कौन सा शब्द हुआ ये? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में वचन हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो हिंदी में वचन हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन है मोहन कमरे में बैठा है। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक भेद बताइए। इसमें कौन सा कारक भेद हुआ है, प्रयुक्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। ठीक है, कर्ता कारक होते हैं वाक्य में जो भी कार्य जिसके भी द्वारा कार्य किया जाता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। और कर्म कारक होता है जिस भी शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो होता है कर्म कारक। और करण कारक होता है क्रिया का माध्यम, जिस भी माध्यम से क्रिया की जा रही है वो होता है आपका करण कारक। और अधिकरण कारक होता है जिसमें क्रिया का आधार या आश्रय बताता है। अब मोहन कमरे में बैठा है, मोहन का बैठने का आधार क्या है? कमरा। ठीक है, तो कमरे में एक तो सबसे पहले आप विभक्ति चिन्ह को देखकर भी पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। यदि विभक्ति चिन्ह से पता नहीं लगता है तो ये देख लो कि मोहन के बैठने का आधार क्या है? कमरा। कहाँ बैठा है वो? कमरे में। तो में और पर जो होते हैं वो अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना काम पूरा करो। वाक्य में कारक है अपना, ना, नैनी, काके की, रा, रेरी। ये विभक्ति चिन्ह किस कारक के हैं? तो ये विभक्ति चिन्ह आपके संबंध कारक के। ठीक है, जिसमें एक वाक्य का या वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध बताया जाए उसे कहते हैं हम संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मनुष्य नहीं देवता है। वाक्य में सर्वनाम भेद बताइए। ठीक है, कोई मनुष्य जो है, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए आपने उसे कहा कि वह मनुष्य नहीं देवता है। तो इसमें कौन सा के पास ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ना तो यहाँ कोई क्वेश्चन का भाव है तो इसलिए प्रश्नवाचक होगा, ना हम अपने लिए इसका प्रयोग करें तो निजवाचक होगा, ना ही यहाँ बाकी के पदों में आपस में संबंध बताया जा रहा है कि संबंधवाचक होगा। तो कौन सा रहेगा हमारे पास? निश्चयवाचक सर्वनाम। हमें मतलब कि उसके बारे में पूरी जानकारी है कि वह मनुष्य नहीं देवता है, अर्थात कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए हमने उसे देवता की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। वाक्य में सर्वनाम है मैं का प्रयोग करते हैं हम स्वयं के लिए। तो कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है इसमें? निजवाचक। ठीक है, निज का मतलब ये क्या होता है? अपना। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम इसमें प्रयुक्त हुआ है। पक्षी उड़ रहे हैं में क्रिया है कर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया।
ठीक है। अब आपके पास यहाँ सबसे पहले एक पक्षी है कर्ता और उड़ना है क्रिया। आपके पास सिर्फ बाकी के दो ही तत्व हैं, कर्ता और क्रिया। तो कौन सी क्रिया होगी इसमें? अकर्मक, मतलब कि इसमें कर्म का अभाव है। कौन सी क्रिया है इसमें? अकर्मक, क्योंकि इस वाक्य में कर्म का अभाव है। और उड़ना क्रिया का प्रभाव भी सीधे किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर, कर्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला ने सेब खाया में क्रिया है, कर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर इनमें से कोई नहीं। शीला ने सेब खाया, इसमें क्रिया है खाना, और इस खाना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? शीला पर पड़ रहा है या फिर सेब पर पड़ रहा है? ठीक है, तो इस खाना क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है सेब पर, अर्थात कि खाने से क्या होगा? सेब खत्म होगा, ना कि शीला खत्म होगी। ठीक है, तो जिसमें कर्म, जिस भी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य छांटिए। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। मोहन हंसता है। पुलिस ने चोर को पीटा। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी। ठीक है, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? पहला, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। ठीक है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई, ये आपका एक सरल वाक्य है। वह चली गई, ये भी आपका एक सरल वाक्य है, अर्थात इसमें दो सरल वाक्य आपस में और योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। मोहन हंसता है, ये आपका सरल वाक्य है। पुलिस ने चोर को पीटा, ये भी सरल वाक्य है। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य आपका? मिश्र वाक्य है, क्योंकि पहला जो वाक्य से पढ़ने पर हमें आगे और कुछ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जिस भी वाक्य में थोड़ा, मतलब पहले वाक्य को पढ़ने पर हमें कुछ और जानने की जिज्ञासा हो, वो वाक्य कहलाता है आपका मिश्र वाक्य। और जिस वाक्य में दो सरल वाक्य आपके योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हों वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है ये? संकेतवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या फिर विधानवाचक वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात इसमें जो दोनों वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें प्रश्न का बोध हो। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा अनुमति लेने या देने का भाव हो। और विधानवाचक वाक्य जिससे हमें क्रिया के बारे में या क्रिया की जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो इस वाक्य से हमें क्या लग रहा है कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। हाथ फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा होने पर। पहली क्रिया है आपकी फसल का अच्छा होना। ठीक है, तो ये दूसरी क्रिया वर्षा के होने पर निर्भर कर रहा है, अर्थात ये कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य का चुनाव कीजिए। मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझको घर जाना है या फिर उपरोक्त सभी वाक्य जो हैं वो सही हैं। मैंने घर जाना है, ये आपको बोलने में क्या आता है? अजीब सा लग रहा है। मुझको घर जाना है, ये भी सही नहीं है। तो सही वाक्य क्या होगा? मुझे घर जाना है। ठीक है, यहाँ आपकी विभक्ति चिन्ह से संबंधित अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य? आपका सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें दो सरल वाक्य आपस में योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार के बदले उपकार, इसके लिए एक शब्द बताएं। दो उपकार, अनौपकार, अनापकार या फिर प्रत्युपकार, प्रति उपकार। ठीक है, प्रत्युपकार मीनिंग प्रति उपकार। ठीक है, तो इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा प्रत्युपकार। सही आंसर होगा इसका प्रत्युपकार, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो तब उसमें कौन सा समास होता है? ठीक है, तो संख्यावाची समास होता है आपका द्विगु समास। ठीक है, इसमें संख्या के साथ साथ हमने किसी चीज का समूह भी देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है? स्व, स, सु या स्वयं। ठीक है, यदि हम स्व निकालेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा? यंबर, ये कोई आपका शब्द नहीं है। स निकालेंगे तब भी आपका कोई शब्द नहीं बन रहा है। सु निकालेंगे तब भी हमारा कोई शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वयं।
ठीक है, स्वयं निकाल दिया तो पीछे शब्द क्या रह गया हमारे पास, बर। ठीक है, जब भी किसी भी शब्द से हम उपसर्ग छांटते हैं तो पीछे वाला शब्द एक पूरा शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? सेमी कॉलम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम और ये आपका नियोजक चिन्ह। ठीक है, तो कौन सा अर्धविराम का ये चिन्ह है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन है आपके पास गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो परिश्रमी शब्द के किसी व्यक्ति का गुण है कि वह बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, तो जिस भी जहाँ भी आपको गुण का, अवगुण का, दशा का, समय का, स्थान का, रंग का, दूरी इत्यादि का सभी चीज़ों का भाव हो, वहाँ होता है आपका गुणवाचक विशेषण। और इस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपके पास शब्द हैं प्राण, शिशु, भक्ति, पुस्तक। ठीक है, तो इसमें शब्द है आपका बहुवचन प्राण। ठीक है, हमेशा प्राण शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन रूप में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, कि कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ भी आप सेंटेंस बनाकर या वाक्य बनाकर देखो। हमें उस पर दया आई, हम ये नहीं कहते हैं कि उस पर दया आया। घटना घटी, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि घटना घटा। जड़ता आई, ठीक है, ये भी क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बुढ़ापा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम कहते हैं कि उन्हें बुढ़ापा आ गया। ठीक है, हम ये स्त्री के लिए नहीं कहते कि बुढ़ापी आ गई, है ना, हम क्या कहते हैं? बुढ़ापा आ गया। ठीक है, तो बुढ़ापा शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है खड़ी बोली। अवधी है आपकी पूर्वी बोली की, जयपुरी है राजस्थानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? तो पूर्वी बांगरू, अवधी, खड़ी बोली या कुमाऊनी। ठीक है, बांगरू है आपकी पश्चिमी हिंदी की, अवधी है पूर्वी हिंदी की, और खड़ी बोली भी आपकी पश्चिमी हिंदी की है, और कुमाऊनी है आपकी पहाड़ी हिंदी की। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग व्याकरण है? मुहावरा, शब्द, लोकोक्ति या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शब्द विचार जो है वो भाषा व्याकरण का अंग है। व्याकरण के 4 अंग आपके वर्ण विचार, शब्द विचार, छंद विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो इनमें से शब्द जो है वो व्याकरण का अंग है। मुहावरे और लोकोक्ति जो वाक्यांश है ये वाक्य के एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की जननी भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से। ठीक है, संस्कृत भाषा विश्व में की जितनी भी भाषाएं उन सभी की जननी भाषा या सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी है भारतीय परिवार की भाषा, और भारत में सबसे ज़्यादा भारतीय परिवार की भाषाएं ही बोली जाती हैं, 75%। आपका पथ प्रशस्त हो वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है ये है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, ये आपकी कोई आपके लिए शुभ कामना दे रहा है कि आपका पथ प्रशस्त हो, आपका मार्ग सही से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन करें। शब्द केवल मात्र संकेत हैं, शब्द तो संकेत ही हैं, शब्द केवल संकेत हैं या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें से सही आंसर है आपका शब्द केवल संकेत है। ठीक है, पहले वाक्य में मात्र शब्द का अनावश्यक प्रयोग हुआ है, यहाँ भी ही शब्द का अनावश्यक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए सही शब्द है आपका शब्द केवल संकेत हैं। केवल और मात्र दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए एक या देने वाले दो शब्द कभी भी एक साथ में प्रयोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर की भाववाचक संज्ञा।
सूर्य, शौर्य, शौर्य या शौर्य। ठीक है, तो इसकी सही भाववाचक संज्ञा होगी शौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द है, चोर, डाकू, लुटेरा या निशाचर। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा निशाचर। निशा होती है रात्रि, चर मतलब विचरण करने वाला। ठीक है, तो रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदा साथ रहने वाला हो। ठीक है, कभी भी आपसे अलग ना हो, जो हमेशा साथ रहता है। तो कौन रहती है हमारे साथ हमेशा? आत्मा। ठीक है, तो आत्मिक। यायावर का विलोम शब्द है। यायावर होता है घुमंतु जो होते हैं, मतलब जगह जगह घूमते हैं। तो ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर, जो एक जगह स्थायी रहते हैं।